विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला जो नाम सुझाया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज वपन काल है। ये हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है और हिंदी का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक युग था उसको बीज वपन काल कह दिया। बीज वपन का मतलब होता है कि किसी भी जमीन में बीज बोना, अर्थात जो शैशव अवस्था है, किसी भी स्थिति की शैशव अवस्था अर्थात बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय के साहित्य को बीज वपन अर्थात शिशुता के रूप में स्वीकार किया है कि द्विवेदी के अनुसार उस समय जो साहित्य का जो स्वरूप था वो बहुत बहुत सूक्ष्म था और उसे एक शिशु के रूप में, साहित्य की जो स्थिति थी वो एक शिशु के रूप में उन्होंने ग्रहण की थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर थोड़ी सी अतिशयता कर बैठे, क्योंकि उस समय भी साहित्य का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा प्रौढ़ था। हमारा जो प्रारंभिक काल था वह पूरी तरह से शुरुआती नहीं है, क्योंकि हर भाषा के ऊपर हमने उन्नत साहित्य प्राप्त कर लिया था। चाहे अभ्रंश भाषा का उन्नत साहित्य हमारे पास था, अभ्रंश से पहले प्राकृत और पाली भाषाओं के साहित्य थे और संस्कृत की अपार साहित्य निधि हमारे पास थी। तो इस समय इस साहित्य को शिशु रूप में कहना उपयुक्त या तर्कसंगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि साहित्य का वह समय भी बहुत ज़्यादा प्रौढ़ माना जाता है। अर्थात प्रौढ़ रचनाएं, एक परिपक्व रचनाएं उस युग में भी हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो महावीर प्रसाद जी का यह जो मत था बीज वपन काल, यह भी पूरी तरह से स्वीकार किए जाने लायक नहीं रहा। उसके बाद आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वीर काल। अब यह जो नामकरण है यह पूरी तरह से एक तरह से कॉपी की हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा और इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल के नाम से संबोधित किया। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नवीनता नहीं है इस नाम में। इसे हम एक नए रूप में स्वीकार करने के बजाय उसे रामचंद्र शुक्ल की अनुकृति ही मान सकते हैं। इसके बाद जो नाम सुझाया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल। अब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो यह जो नाम एक विशेष नाम है जो सिर्फ शुरुआत का सूचक है, जिसमें किसी प्रवृत्ति विशेष की ओर ध्यान या इसमें प्रवृत्ति विशेष को आरोपित नहीं किया गया है। तो इस नाम में बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक पक्ष ढूंढना यह संभव नहीं है। तो यह एकमात्र ऐसा नाम है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि उस समय हिंदी साहित्य जो है वो अपने प्रारंभिक स्वरूप में था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आधुनिक आदिकाल नाम सुझाया गया वह सर्वसम्मति से सभी विद्वानों ने उसे स्वीकार कर लिया और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो ग्रंथ है उसमें भी इस साहित्य के इस नाम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी बहुत से विद्वानों ने नामकरण का प्रयास किया, जिसमें महत्वपूर्ण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने संधि काल एवं चारण काल दो नाम दिए। जो संधि काल नाम दिया वह अभ्रंश भाषा और हिंदी साहित्य की जो मध्य अवधि थी, अर्थात हिंदी की जो शुरुआत, तीन जो लक्षण थे वह अभ्रंश के साहित्य में मिलते थे, इसलिए उस कालखंड को इन्होंने संधि काल नाम दिया। और जो परवर्ती जो साहित्य था जिसमें चारण काव्य ज़्यादा लिखा गया, इसलिए इन्होंने इसको चारण काल नाम दे दिया गया। अब गौरतलब यह है कि चारण काल ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाम दिया था। तो ग्रियर्सन के जो चारण काल नाम दिए जाने के पीछे जो वजहें बताई थी वो भी इसीलिए इसमें पूरी तरह से सम्मति नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केवल एक जाति को आधार मानकर उसका नामकरण कर दिया। इन्होंने साहित्य की प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया, अर्थात कालखंड का नामकरण करते समय साहित्य की प्रवृत्ति को सामने लाना जाना चाहिए, न कि किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष को। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एक जाति को आधार बनाकर, एक वर्ग विशेष को आधार बनाकर उस समूचे साहित्य का नामकरण कर दिया और इसका नामकरण दे दिया चारण काल।
तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने नामकरण में किसी वर्ग विशेष के प्रति एक किस्म का मुंह उजागर कर बैठे, और कहीं ना कहीं उनका जो नामकरण है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आता है। कुल मिलाकर यह जो नामकरण था हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का, जिसमें बहुत सारे साहित्य इतिहास लेखकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने विवेक से साहित्य का काल निर्धारण किया है, लेकिन कोई भी नाम जो है वो इसमें पूरी तरह से तर्क सम्मत नजर नहीं आता। केवल हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो नामकरण है उसे आदिकाल जो उन्होंने नाम दिया है उसको इस दृष्टिकोण से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य मत के ऊपर आरोपित नहीं होता। अर्थात जो उसमें बताया गया है वो प्रारंभिक स्वरूप के लिए दर्शाया गया है, किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी प्रवृत्ति विशेष का उसमें उल्लंघन नहीं हो पा रहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है वह अब तक का सर्वमान्य है, तर्कसम्मत है और विवादास्पद होने से बचने का एक तरीका है, और उसमें किसी किस्म की विवाद की गुंजाइश भी नहीं होती। अतः आज तक जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें प्रारंभिक काल का जो नाम दिया गया है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही स्वीकार किया गया है, और यहाँ तक कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भी उस नाम को स्वीकार कर लिया है।